नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की पे। साथियों, बातें कानून की में आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है 2025 की, उसमें जो बीएनएस और बीएनएसएस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हैं। तो आज हम लोग उसके कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन यानी कि बीएनएस जो है उसके आज हम लोग महत्वपूर्ण सेक्शन को रिवीजन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बीएनएसएस या अदर सब्जेक्ट के सेक्शन को जो है वो रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके सेक्शन को रिवाइज करते हैं। देखिए, जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम होते हैं इसमें अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, इसलिए हम लोग आज सेक्शन जो करेंगे वो इसको हिंदी लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे भी और उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सेक्शन हम लोग देखें जो है, तो सेक्शन 3 क्लॉज 5 है, जो कि बात करता है सामान्य न्यायालय के बारे में। सामान्य न्याय से हमने डिटेल में पढ़ा। अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो आप डिटेल का वीडियो जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम लोग इसमें फटाफट से बस रिवीजन कराएंगे, उसके मार्जिनल नोट्स आपको बताते हुए चले जाएंगे। सामान्य न्याय का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं, तो अगर उनकी लायबिलिटी क्या होती है, दोनों व्यक्ति इस प्रकार उत्तरदायी होते हैं उस कार्य के लिए कि मानो उन दोनों ने मिलकर के में किसी एक व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किया गया, यानी सेम दोनों पर्सन सेम तरीके से सेम ऑफेंस के लायबल होते हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है तथ्य की भूल के बारे में, यानी कि तथ्य की भूल के कारण अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको क्या किया गया है, उसको क्षमा यानी कि उसको माफ़ कर दिया जाएगा। सेक्शन 14 बात करता है। सेक्शन 15 बात करता है एक्ट ऑफ जज, यानी कि जज के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, यानी जज जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाता है या कुछ भी करता है, उसके लिए आप उसको क्रिमिनली लाइबल नहीं मानोगे, यानी कि उसको आप कोर्ट में उसके खिलाफ वाद यानी केस नहीं दायर कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुपालन में किया गया कार्य। जो कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश को मानकर कोई कार्य कर रहा होता है, तब उस दौरान उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए भी आप उसको लायबल नहीं बना सकते हैं। उसके द्वारा क्रिमिनल एक्ट कोई किया जाता है तो उसके लिए उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है। इसका अगर एक एग्जांपल देखें, जैसे जो जल्लाद होता है जो फांसी लगाता है, किसी व्यक्ति के गर्दन में फंदा लगाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्लाद के खिलाफ ही केस ला दोगे कि इन्होंने उसकी मर्डर किया, क्योंकि वो न्यायालय के आदेश में अनुपालन में कार्य कर रहा होता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 17 यानी सेक्शन 17, जो बात करता है विधि द्वारा न्यायानुमत, या कोई व्यक्ति जिसको कि विधि के द्वारा परमिट किया जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति इस बात का विश्वास करते हुए कि ये चीज़ लॉ के द्वारा परमिसिबल है और कोई कार्य कर रहा है, कि विधि के द्वारा न्यायानुमत समझते हुए अपने आप को कोई कार्य कर रहा है, तो उसके लिए भी अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसको लाइबल नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं सेक्शन 19। सेक्शन 19 बात करता है अन्य अपहानि के बारे में। अन्य अपहानि क्या होती है, यानी किसी बड़ी हानि को बचाने के लिए अगर कोई छोटी हानि कोई व्यक्ति कायद करता है, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं करता, बाकी पब्लिक एट लार्ज के फ़ायदे के लिए अगर वो कार्य कर रहा है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस भी है आर बनाम डडले स्टीफेंस का, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है अगर 7 साल से कम की आयु का कोई बच्चा है उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता, क्योंकि वो डॉली इन कैपेक्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 21, यानी सेक्शन 21 बात करता है कि 7 साल से अधिक किंतु 12 साल से कम की आयु का कोई बच्चा जो कि अपरिपक्व समझ का है, यानी कि जिसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि जो उस कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं समझ रहा है, और अगर वो कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी अपराध नहीं माना जाएगा। फिर अगला सेक्शन आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 बात करता है पागल व्यक्ति का कार्य, यानी कि कोई पागल व्यक्ति है, अगर वो कोई कार्य कर रहा होता है तो वो कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ होता है, तो उसके द्वारा भी किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अगला अगर हम सेक्शन देखें सेक्शन 23। सेक्शन 23 हम देख रहे हैं, उसके पहले सेक्शन 22 जो पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य होता है वो अपराध नहीं माना जाता। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है मैक नॉटन का, तो उसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। फिर अगला सेक्शन है सेक्शन 23। सेक्शन 23 बात करता है जब किसी व्यक्ति को नशा जो है, नशे में तो कोई कार्य किया जाता है, जबकि वो नशा क्या होता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी जानकारी या ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति उसको धोखे से नशा करा देता है, तब वो अगर वो कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है। सेक्शन 23 बात करता है। सेक्शन 23 में सेक्शन 24 बात करता है कि जब कोई व्यक्ति नशा खुद से यानी अपनी इच्छा से नशा में होने के बाद कोई कार्य करता है,
तब उसको छूट नहीं दी जाएगी। नहीं, जब वो अपनी इच्छा से नशा करेगा तो उसके लिए उसको क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाएगी। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है डीपीपी बनाम बीएड का, तो ये केस भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे जनरल एक्सेप्शन है। जनरल एक्सेप्शन का दूसरा पार्ट है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन अगर हम देखें तो सेक्शन 34 सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 34 जो सेक्शन 34 से बात करता है प्राइवेट प्रतिरक्षा में कही गई बातें, यानी कि प्राइवेट डिफेंस में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं उसके बारे में सेक्शन 34 बताता है। फिर सेक्शन 35 क्या बात करता है? सेक्शन 35 बात करता है शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि जो प्राइवेट डिफेंस है वो किन किन चीज़ों में अवेलेबल है, तो वो शरीर की संपत्ति और शरीर की रक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए जो है वो उपलब्ध है। यानी कि आप अपनी शरीर की रक्षा के लिए भी प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए भी कर सकते हैं, या किसी दूसरे की संपत्ति की रक्षा के लिए कर सकते हैं, किसी दूसरे की शरीर की रक्षा के लिए भी कर सकते हैं। फिर अगला सेक्शन है सेक्शन 36। सेक्शन 36 बात करता है पागल व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा कर, यानी कि देखिए जो पागल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य होता है वो अपराध नहीं होता, लेकिन अगर पागल व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर रहा है और ऐसा हमला है कि आप अपने जान को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, यानी कि आप उसको पीट मार सकते हैं, उसको हटा सकते हैं अपने प्राइवेट डिफेंस में। सेक्शन 36 बात करता है। सेक्शन 37 क्या क्या बात करता है? सेक्शन 37 रिस्ट्रिक्ट करता है प्राइवेट डिफेंस को, यानी कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो लोक सेवक के कार्यों के विरुद्ध आपको उपलब्ध है, यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटीज होती है उनके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उनके खिलाफ आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्शन 38। सेक्शन 38 बात करता है कि आप कब अपनी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु तक कैद कर सकते हैं, यानी कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जब आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में। यानी कि जो अभी हम लोग जो सेक्शन पढ़ रहे थे इसमें आप मृत्यु नहीं कर सकते थे, लेकिन जो सेक्शन 38 है वो कुछ परिस्थितियां बताता है कि किन कैसी कैसी परिस्थितियां होंगी जब आप सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु तक कैद कर सकते हैं अपने प्राइवेट डिफेंस के इस्तेमाल करते हुए, यानी अपने अपने बचाव के लिए आप उसको जान से मार सकते हैं। तो पहला है जब जहाँ पे युक्त रूप से आपको यह आशंका है कि ये मृत्यु कायद हो सकती है, यानी कि आपकी मृत्यु हो सकती है अगर आप उसकी जान नहीं लेंगे तो आपकी मृत्यु जो है वो कायद हो सकती है, तो इस केस में आप उसकी मृत्यु कायद कर सकते हैं। जब ऐसी आशंका है कि आपको क्या हो सकती है घोर उपहत्या, यानी कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है किसी व्यक्ति के हमले से, तब भी आप उसकी मृत्यु जो है वो कारित कर सकते हैं। ठीक है, अगला सेक्शन है मतलब अगला कंडीशन क्या है सेक्शन 38 के, अगर बलात्कार या बलात्संग के आशय से कोई हमला किया गया है किसी महिला के ऊपर तो अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले व्यक्ति की क्या कर सकती है, हत्या कर सकती है। अगला है अननेचुरल लॉ, यानी प्रकृति विरुद्ध कार्य कोई कर रहा है अपनी तृष्णा की तृप्ति के आशय से, तो उसके लिए भी आप उसको क्या कर सकते हैं, मृत्यु कायद कर सकते हैं। पांचवा इसका है इसकी व्यापहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला है तब भी आप मृत्यु कायद कर सकते हैं। अगला है सदोष परियोजना, आपको कोई रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा है जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है, तो उस केस में भी आप मृत्यु कायद कर सकते हैं। अगला है हमारा जो है वो अगला इसमें कंडीशन क्या है, सेवन, जब किसी अगर एसिड अटैक कोई व्यक्ति करता है, यानी कि जैसे तेजाब वगैरह फेंकने का कार्य कोई व्यक्ति करता है, उस केस में भी आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो सेक्शन 38 के 7 कंडीशन हमने आपको बता दिए। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 41 है। सेक्शन 41 बात करता है कि कब आप संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु का, अभी जो हम लोग सेक्शन 38 में हमने देखा वो आपकी शरीर की रक्षा में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कैद कर रहे थे, लेकिन जब सेक्शन 41 की बात करते हैं तो आप अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए भी सामने वाले व्यक्ति की क्या कर सकते हैं, मृत्यु कैद कर सकते हैं। जिसमें पहला कंडीशन है कि अगर आपकी संपत्ति कोई लूट रहा है तो लूट के केस में आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। फिर है रात्रोगृह भेदन, यानी कि रात्रोगृह भेदन का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति आपके घर में सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त से पहले इंटर करता है, वो भी सामने से नहीं बल्कि आप जैसे होता है ना कि रोशनदान या खिड़की तोड़ के कोई घुस रहा है घर के अंदर, इस केस में भी आप उसकी क्या कर सकते हैं, मृत्यु कायद कर सकते हैं। अगला है अग्नि द्वारा रिष्टि। रिष्टि का मतलब होता है मिस्चिफ, कोई भी व्यक्ति अग्नि के द्वारा कोई रिष्टि कायद कर रहा है आपके घर में, या तंबू निर्माण, जलयान या कोई भी संपत्तियों की मानव आवास या संपत्ति की अवरक्षा के लिए प्रयोग हो रही है, तो उस केस में भी आप मृत्यु कायद कर सकते हैं। अगला है कोई चोरी के द्वारा रिष्टि कायद कर रहा है या गृह अत्याचार ऐसी परिस्थिति में कर रहा है जिसका परिणाम मृत्यु या घोर उपहत्या हो सकता है, तो इस केस में भी आप उसकी मृत्यु कारित
कर सकते हैं सेक्शन 41 में। अगला सेक्शन है सेक्शन 44 यानी कि 44, जो बात करता है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में, जिसमें निर्दोष व्यक्तियों के भी जान का जोखिम है। तो इस केस में भी आप उसकी मृत्यु कायद कर सकते हैं और इसमें आप एक महत्वपूर्ण केस अमजद खान बनाम राज्य का जो मामला है उसको भी आप देख सकते हैं। अगर एक बात हम आपको बता दें, ये हम लोग केवल मार्जिनल नोट्स इसका पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस जो है इन सब सेक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके ये जो भी जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन है इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगला हमारा और इस इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो है दुष्प्रेरण, यानी कि जिसको आप कहते हैं कि अबेटमेंट। सेक्शन 45 अबेटमेंट 3 तरीके से होता है, पहला उकसाकर, दूसरा सहायता द्वारा, तीसरा षड्यंत्र। तो सेक्शन 45 बात करता है दुष्प्रेरण की। सेक्शन 46 बात करता है दुष्प्रेरक की, यानी कि वो व्यक्ति जो दुष्प्रेरण करने में लिप्त है, तो सेक्शन 46 होगा। सेक्शन 61 बात करता है आपराधिक षड्यंत्र, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा दी गई है सेक्शन 61 में। फिर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 189 189 सेक्शन 189 में बात की गई है विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा क्या होगी, विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य कौन होंगे और विधि विरुद्ध जमाव के लिए दंड क्या होगा, सारी बातें 189 में की गई हैं। 190 बात करता है कि जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हैं उनकी कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है सेक्शन 190, यानी उनके सामान्य उद्देश्य के बारे में बात करता है सेक्शन 190। फिर सेक्शन 191 में बात करता है रॉयटिंग की। रॉयटिंग क्या होती है, जब जो होती है जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हैं, जब वो जो सदस्य अपने सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में जब बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं तो बलवा कहते हैं, नहीं रॉयटिंग उसको कहते हैं, बलवा हिंदी में कहते हैं। तो सेक्शन 191 यानी 191 बताता है जिसमें जो सजा है वो 2 साल तक के लिए हो सकती है। अगला सेक्शन है सेक्शन 194 जो बात करता है एफरे यानी दंगा के बारे में। दंगा क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर लड़कर लोक शांति को भंग करते हैं, यानी कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, तो दंगा कहा जाता है। दंगा कहाँ बताया गया, सेक्शन 194 में दंगा की बात की गई है। इसमें 1 महीने तक का कारावास और फाइन जो है वो 1000 रुपये तक हो सकती है। फिर देखिए आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव की शरीर से जुड़े हुए जो भी अपराध, जिसमें कि हत्या हो गई, आपराधिक मानववध हो गया, या दहेज मृत्यु हो गई, हत्या का प्रयत्न हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। इसको रिवाइज कुछ नहीं करें, इसको आप 2-3 बार सुनेंगे, अगर आप पढ़े हैं तो याद हो जाएगा वैसे ही आपको। अगर आप नहीं पढ़े इसको बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आप इसी चैनल पे हमारा वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट जनरल एक्सेप्शन जो है वो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।